तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। किस तरह से यहाँ पर भारत और इजराइल की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है और किस तरह से अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस समय घुटनों पर आ गया है। जहां पर हम लोग समझ रहे थे कि व्लादिमीर पुतिन का युद्ध छेड़ देना एक आत्मघाती फैसला होगा, वही उनके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है उनके भविष्य के लिए। कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर सारे पहलुओं के बारे में, सारे नए अपडेट्स को लेकर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जेलेंस्की के रिलेशनशिप नेटो कंट्रीज के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और नेटो ज्वाइन करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। बार बार व्लादिमीर पुतिन और रशियन अथॉरिटीज की तरफ से इन्हें धमकी दी गई कि ऐसा आप मत करिए, ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ होगा, क्योंकि ऐसे में तो नेटो मॉस्को के एकदम करीब आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली रशिया को यहाँ पर टेंशन लेने की बात थी और फाइनली रशिया ने इन सबको रोकने का बहुत प्रयास किया। लेकिन जब जेलेंस्की और नेटो कंट्रीज नहीं मानी, उसके बाद फाइनली रशिया को युद्ध छेड़ना पड़ा। अभी युद्ध छेड़ दिया गया, उसके बाद में नो डाउट रशिया को भी काफी नुकसान हुआ। अगर बात की जाए रशियन एयरक्राफ्ट्स की, तो लगातार उनकी ठुकाई हो रही है, कई सारे उनके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। अगर यूक्रेन की बात माने, वेस्टर्न मीडिया की बात माने, तो रशिया के इस समय 15,000 तक सैनिक मारे जा चुके हैं। खैर इसमें वास्तविकता क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन वहीं पर अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन इस समय पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। यूक्रेन को दोबारा खड़ा होने में, वापस अपने पहली वाली पोजीशन में आने में कम से कम 20 साल और लग जाएंगे। यानी यूक्रेन अपनी एक छोटी सी जिद और नेटो कंट्रीज के एक प्रयोग का इतना बुरा शिकार हुआ है कि वो पूरे 20 साल पीछे हो गया है। वो तो इन्होंने धन्यवाद देना चाहिए भारत को और इजराइल को, जो कि इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दोनों ही पार्टीज को समझाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले नेटो कंट्रीज के जो मैंने प्रयोग वाले शब्दों को कहा, वो क्यों कहा। दरअसल आप जानते हैं कि जो बाइडेन हो या फिर उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, ये लोग अपना ट्रेडिशनल दुश्मन रशिया को मानते हैं, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका इस समय चाइना को अपना पहला दुश्मन मानेगा, जो कि है भी एक्चुअली। तो यहाँ पर खासकर जो बाइडेन की बात की जाए तो उन्होंने रशिया को और ज्यादा पछाड़ने की कोशिश की। ये कोशिश की कि रशिया को जितना अभी बचा है वो भी पूरी तरह से खत्म कर दिए जाए। वैसे ही रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन उन्हें एक और मौका चाहिए था ताकि बचे कुचे भी सैंक्शंस उनके ऊपर लगा दिए जाए, ताकि रशिया का नामो निशान मिट जाए। ऐसी परिस्थिति में रशिया युद्ध छेड़ देता यूक्रेन के खिलाफ, तो यहाँ पर जो बाइडेन को मौका मिल जाता है और जो बाइडेन सैंक्शन लगाने में बिल्कुल भी कसर नहीं काटते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन पहले से ही जानते थे कि ये किस किस तरह के सैंक्शंस लगा सकते हैं और किन किन चीजों की बदौलत व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद उन्हें झुका सकते हैं, ये भी वो जानते थे। मैं आपको बता दूं कि पूरा यूरोप मार्केट रेट से कई गुनी ज्यादा सस्ती नेचुरल गैस रशिया से खरीदते हैं। रशिया को पता था कि अगर हमारी नेचुरल गैसेस इन यूरोपियन कंट्रीज तक अगर नहीं पहुंची तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में ये चाहकर भी रशिया के खिलाफ अमेरिका को समर्थन पूरा नहीं दे पाएंगे, और हुआ बिल्कुल ऐसा ही। इस समय आप देखिए कि अमेरिका के जो ट्रेडिशनल सहयोगी थे वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और आखिरकार जो बाइडेन और पूरा अमेरिका एक अलग थलग सा पड़ गया है। वो लोग नो डाउट यूक्रेन को मदद दिए जा रहे हैं, हथियारों की सप्लाई लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा बड़े झोल में वो लोग भी नहीं पड़ना चाहते। फ्रांस की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, पोलैंड वगैरह की बात की जाए, तो ये लोग काफी हद तक अमेरिका से पत्ता काट चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इवन अमेरिका के जो सैंक्शंस होते हैं उन्हें कैसे बाईपास किया जा सकता है, इस सब की जानकारी भी अब दुनिया भर को पता चलने लगी है। यहाँ पर अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत ने रशिया से ऑयल खरीदा। अभी आगे आने वाले समय में और ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी जाएगी। वही रशिया ने भी चाल चल दी। अमेरिका के सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए ये शर्त रख दी यूरोपियन कंट्रीज के सामने कि अगर आपको गैस और तेल के पेमेंट करना है तो आप रूबल में कीजिए। जो रूबल अमेरिका गिराना चाहता था और गिर भी गया था ऑलमोस्ट, उसी रूबल को अब खरीदने के लिए कंपटीशन होगा यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, और ये लोग अच्छी खासी कीमत पे करके रूबल खरीदेंगे। उसके बाद गैस और तेल की कीमतें अदा करेंगे रशिया को, तो ऑटोमेटिकली रूबल कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर अमेरिका के सैंक्शंस बाईपास हो जाते हैं और ये सीख चाइना भी ले लेगा। चाइना भी आने वाले समय में किसी तरह का कोई एडवेंचर ताइवान के खिलाफ कर सकता है। यहाँ पर जो बाइडेन ने यकीनन ब्लंडर कर दिया है। अगर अब बात की जाए रशिया, भारत और इजराइल की, तो इन्होंने यकीनन बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर भारत ने न केवल रशिया बल्कि यूक्रेन को भी मनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल ने भी वही किया जो भारत ने किया।
रिसेंटली आपने देखा कि अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में एक मीटिंग होती है, एक सेमिनार होता है, इनके सबके विदेश मंत्री शामिल होते हैं और इस युद्ध को लेकर रणनीति बनाते हैं। पहले ही मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में तगड़ा झटका दे चुके हैं, इनके फोन कॉल भी वो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रही है कि भारत को ये कहा गया कि आप रशिया को मनाओ और इसराइल को कहा गया कि आप यूक्रेन को मनाओ। यूक्रेन को मनाने के लिए इसराइल को इसलिए चुना गया क्योंकि इस समय जो जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो यहूदी हैं, तो वो हर हाल में इसराइल की बात मानेंगे। रशिया की रिलेशनशिप तो आप जानते ही हैं, तो भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि कई बार रशिया के और यूक्रेन के दोनों के ही राष्ट्रपति से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन पर बातचीत की। अभी रिसेंटली खबर निकल कर आई है कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव भी भारत आने वाले हैं और उनकी विजिट के तुरंत बाद नेफ्ताली बेनेट जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी भारत आने वाले हैं। तो ये पूरा सिनारियो एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के वॉर को ही सेंटर में रखा गया है। तो इन सब प्रयासों का प्रतिफल ये मिला है कि जेलेंस्की मान गए हैं रशिया की शर्तों को मानने के लिए। वैसे अभी उनके पास मानने के अलावा और कोई चारा था नहीं और बताया जा रहा है कि जल्दी ही दोनों पक्षों के बीच में, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत होने वाली है टर्की के इस्तांबुल में। तो आई होप कि जब ये वार्तालाप दोनों ही देशों के बीच में हो तो ये सक्सेसफुल हो और दोनों ही देश युद्ध विराम करने के लिए राजी हो जाए। यहाँ पर अब यूक्रेन अगले 20 साल भी इस बात के लिए कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसे नाटो में शामिल होना है, बिल्कुल भी नहीं। रही बात जो न्यूक्लियर वेपन्स की अफवाहें चल रही थी, तो रशिया की तरफ से इसको क्लियर कर दिया गया है कि जब तक हमारी संप्रभुता के ऊपर कोई खतरा नहीं दिखाई देता तब तक हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर भी जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात चल रही थी, ये वेस्ट का केवल एक प्रोपोगेंडा था। इस तरह की कोई भी प्लानिंग रशिया की नहीं है। हाँ ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस को इन सब के लिए रेडी रहने के लिए कहा है, लेकिन उसका मकसद केवल ये था कि नेटो कंट्रीज डायरेक्टली इस युद्ध में ना कूदे। बाकी उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि वो लोग न्यूक्लियर वेपन से अटैक करें। आफ्टर ऑल उनका मन है कि यूक्रेन को वापस शामिल किया जाए रशिया के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग यूक्रेन पर चाहकर भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं गिरा सकते। ऐसी रेडिएशन वाली जमीन को कौन हथियाना चाहेगा वापस। हालांकि यहाँ पर अभी भी दिक्कत क्रीमिया को लेकर जा सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने यह शर्त भी रखी है कि क्रीमिया को एज अ पार्ट ऑफ रशिया रिकॉग्नाइज किया जाए, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा भी और यूक्रेन द्वारा भी। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस बातचीत के दौरान किस तरह का हल निकलता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।